पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान समीर मोहंती जी, मंच पर उपस्थित केंद्र के पेट्रोलियम मंत्री और मेरे मित्र श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उड़ीसा के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, भारत सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्य भाई प्रताप सारंगी जी, नेता प्रतिपक्ष उड़ीसा विधानसभा श्री प्रदीप नायक जी, भुवनेश्वर की सांसद श्रीमती अपराजिता सारंगी जी, श्री विष्णु सेठी जी, उड़ीसा के अलग अलग भागों से इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदिवासी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जोएल भाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री विजयंत पांडा जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद भाई वसंत पांडा जी, सुरेश पुजारी जी, केवी सिंह देव जी और इस वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़े हुए ओडिशा के लाखों लाखों कार्यकर्ता और ओडिया जनता को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मेरी बात शुरू करने के पहले मैं महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में मन से उनको स्मरण कर प्रणाम करना चाहता हूं। मैं प्रणाम करना चाहता हूं ये ओडिशा की संस्कार भूमि को, जहां महाप्रभु स्वयं विराजमान है, वो भूमि जिसने हमेशा अपने संस्कार और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कलिंग युद्ध के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता के लिए विश्व विख्यात युद्ध लड़कर सम्राट अशोक को प्रियदर्शी बनाने का काम जिस प्रदेश ने किया, वो महान माटी को मैं मन से प्रणाम करना चाहता हूं। इसके साथ साथ ओडिशा की गौरव गाथा के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन काल के अंदर अभूतपूर्व काम किया और ओडिशा को एक सांस्कृतिक गहना, भारत का एक संस्कार का गहना बनाने का काम किया, ऐसे संथा कवि भीमा भोई, बक्सी जगबंधु जी, वीर सुरेंद्र साई जी, उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी, परला महाराज कृष्णचंद्र गजपति जी, उत्कल मणि गोपाल बंधु दास जी, महाराज श्री रामचंद्र बंजादेव जी, मां रमा देवी जी, ये सबको याद कर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरांजलि देकर मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। आज ये वर्चुअल रैली, ये जनसंवाद ओडिशा के कार्यकर्ता और ओडिशा की जनता के साथ जो हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा का अभिन्न अंग है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जब से आई, पहले जनसंघ था, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, हमारी परंपरा बनी कि हम संगठन के माध्यम से जनसंपर्क करते हैं, जनसंवाद करते हैं, जनता की समस्याओं को जानते हैं और सरकार की योजनाओं को जनता को जानकारी देते हैं। और जब भी हमारी सरकार बनती है, हमें मौका मिलता है, 1 साल समाप्त हो, 2 साल समाप्त हो, 3 साल समाप्त हो, हम हमारा हिसाब किताब लेकर जनता के सामने जाते हैं कि आपने जो जनादेश दिया था, आपकी जो आकांक्षाएं थी, इसकी पूर्ति में इतनी यात्रा आज हमने समाप्त कर दी है। और आज जनसंवाद जो है उसी कड़ी का एक हिस्सा है। कोरोना की महामारी हमारे लिए नहीं, समग्र मानव जात के लिए, समग्र विश्व के लिए एक चुनौती बनी है। और कोरोना महामारी के कारण दूरी रखना, मोदी जी ने भी कहा है, महामारी से लड़ने का सबसे सरल उपाय है 2 गज की दूरी रखना। तो क्या 2 गज की दूरी भाजपा और जनता के बीच की दूरी बन सकती है क्या? 2 गज की दूरी भाजपा और जनता के बीच की दूरी नहीं बन सकती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनसंवाद से रोक नहीं सकती। और इसीलिए
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी ने एक नए कार्यक्रम का विचार रखा। वर्चुअल रैली, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जनता का संपर्क करेंगे, कार्यकर्ताओं का संपर्क करेंगे, उनकी बात को जानेंगे और हमारी की हुई चीजों को उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि मोदी जी ने आपने जो जनादेश दिया इसका पहला साल के अंदर हमने क्या किया है। और मैं मानता हूं कि जो परंपरा नड्डा जी ने चालू रखी है ये महामारी के समय में ही भी, ये न केवल भारत के लोकतंत्र, दुनिया भर के लोकतंत्र को रास्ता दिखाने वाली परंपरा होने वाली है कि इतनी महामारी के समय में भी कोई पार्टी अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से जनसंपर्क और जनसंवाद कर सकती है। मैं नड्डा जी को और देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक दूसरे काम के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि जब ये कोरोना महामारी शुरू हुई, लाखों करोड़ों मजदूर, प्रवासी मजदूर अपने गांव पे जाने के लिए लालायित थे, उत्सुक थे, अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। उनको चिंता थी बूढ़े माँ बाप की, छोटे बच्चों की, गांव में जो उनकी पत्नी माँ बाप की सेवा करे उसकी चिंता थी, वो मिलना चाहते थे, मगर उस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं थे। मोदी जी ने अपील करी और देश भर में कैंप लगाए गए, चाहे इस पक्ष की सरकार हो, वो पक्ष की सरकार हो, भाजपा की हो, विपक्ष की हो, किसकी भी सरकार हो, सब सरकारों ने अच्छा काम किया, कैंप लगाए और उनको रहने के लिए व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता ने 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन कराकर एक उम्दा काम किया। 11 करोड़ टंक मतलब एक समय का भोजन। एक व्यक्ति को एक समय 2 भोजन देने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जी के ऐलान को उठाया, उनके आह्वान को उठाया और लोगों के बीच में जाकर ये करा। मैं पार्टी अध्यक्ष, उनकी टीम और समस्त करोड़ों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मेरा भी सीना गजगज फूल जाता है जब मुझे भी गौरव होता है जब किसी किशोर कार्यकर्ता को, एक बूढ़े मजदूर को खाना देते हुए देखता हूं और गले में एक फटका देखता हूं। मालूम पड़ता है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गरीब की भूख मिटाने के लिए आज रोड पर उतरा है, तो मुझे भी बहुत गौरव होता है। मित्रों, मैं उड़ीसा की जनता का भी बहुत बहुत हृदय से आभार मानना चाहता हूं, क्योंकि आज मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटों के साथ जो देश को विश्व के अंदर सबसे ऊंचे स्थान की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के रास्ते पर वो आगे बढ़ चुके हैं। उसमें उड़ीसा की जनता का आशीर्वाद न होता तो ये संभव ही नहीं होता। लोकसभा के चुनाव के अंदर उड़ीसा की जनता ने, महान उड़िया जनता ने 38.4% वोट और 8 सीटों पर विजय देकर मोदी जी के हाथ मजबूत करे। इसी का कारण है कि आज मोदी जी के साथ उड़ीसा की जनता का भी आशीर्वाद बना हुआ है। 20 साल तक मुख्य विपक्षी दल तक बैठी हुई कांग्रेस, सालों तक, दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस को पछाड़कर उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पराक्रम और ओडिया जनता का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी को वहां प्रमुख विपक्षी दल की मान्यता देकर 8 सांसदों को यहां भेजकर 2 हमारे ओडिया मंत्री जो यहां पर बैठे केंद्रीय मंत्री परिषद में, वो बताता है कि ओडिया जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। 91 लाख से ज्यादा ओडिया भाइयों बहनों माताओं ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। मैं ये सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो अपेक्षा मोदी जी पर रखी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से रखी है, हम किंचित मात्र भी पीछे नहीं हटेंगे। उड़ीसा को विकसित राज्य बनाना हमारा कमिटमेंट है, हमारा वादा है और वो वादे की पूर्ति की ओर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आज जनसंवाद आपके सामने हो रहा है। ऐसी 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता
श्री राजनाथ सिंह जी हो, श्री नितिन गडकरी जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं हो, अनेक नेता देश की जनता के साथ जनसंवाद करने वाले हैं। मित्रों, मैं मोदी जी की सरकार के 1 साल समाप्त होने के समय आपके सामने उपस्थित हूं, मगर मोदी जी की सरकार के 1 साल को आप आइसोलेशन में अलग से देख नहीं सकते। मोदी जी 6 साल पहले देश के प्रधानमंत्री बने। देश की जनता के आशीर्वाद से 2014 के अंदर एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी। 30 साल के बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत देश की जनता ने दिया और नरेंद्र मोदी जी वो सरकार के प्रधानमंत्री बने। तब से शुरू हुई है भारत गौरव की ये गाथा और मोदी जी ने भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया। मोदी जी ने भारत को विश्व के अंदर एक अतुलनीय, एक अप्रतिम स्थान देने का काम किया और आज पूरा दुनिया भारत को गौरव की दृष्टि से देख रही है। इसकी शुरुआत जब हुई, मोदी जी जब नेता चुने गए, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार होगी, मेरी सरकार दलितों की सरकार होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये नरेंद्र मोदी जी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी और देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीब जिनको 2 समय खाना भी नहीं मिलता है, उनको जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम करे। सबसे पहला काम मैं गिनाना चाहता हूं, 50 करोड़ लोगों के लिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लाई। 50 करोड़ ऐसे लोग जिनके घर में बीमारी आती थी तो कभी वो सोच नहीं सकते थे कि मेरे पिताजी का कभी ऑपरेशन हो सकता है क्या, मेरे बच्चे का कभी ऑपरेशन हो सकता है क्या। वो ईश्वर को प्रार्थना करते थे, इधर उधर की दवाइयां करते थे और मन मसोकर बैठ जाते थे। मोदी जी ने वो 50 करोड़ लोगों के जीवन में एक नया उजियारा लाया। उनको स्वास्थ्य का अधिकार दिया कि जितना अधिकार कोई अरबोपति को है अपने बूढ़े बाप की सेवा करने का, उतना ही अधिकार गांव के दलित और आदिवासी और गरीब को है अपने पिता का और अपने बच्चे का अधिकार करने का। और 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज 50 करोड़ लोगों का मोदी सरकार उठा रही है, भाजपा सरकार उठा रही है। और परिणाम यह है कि 3 साल के अंदर देश के लगभग 1 करोड़ गरीबों ने अपने परिवारजनों का ऑपरेशन आराम से एक अच्छे अस्पताल के अंदर कराया है और उनके आयुष्य को अच्छे तरीके से अपने ईश्वर ने जो तय किया है उतना आयुष्य उनका आज हो रहा है। उनको घर तक पहुंचने का सारा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार दे रही है। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी सिर्फ नारा के आधार पर जीती थी। परंपरागत वंशवाद की राजनीति करना, भ्रष्टाचार की राजनीति करना, जातिवाद की राजनीति करना, ये कांग्रेस पार्टी की खासियत रही। तुष्टीकरण की राजनीति करना गरीबों के सामने कांग्रेस पार्टी ने कभी देखा नहीं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास परिवार में एक भी व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी जन धन योजना लेकर आए, 31 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कांग्रेस हमारा मखौल उड़ाती थी कि क्या करोगे अकाउंट खोलकर, गरीब के पास पैसा कहां है। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ से ज्यादा पैसा डायरेक्ट डीबीटी से पहुंचा है, बिचौलियों के बगैर पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा गरीब के पास पहुंचता है। मैं आज गर्व से कहता हूं कि हम दिल्ली से 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं, पूरा का पूरा रुपया गरीब के बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। 31 करोड़ लोगों के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया। 8 करोड़ माता, धर्मेंद्र प्रधान यहां बैठे हैं, वही पेट्रोलियम मंत्री थे, अभी भी वही पेट्रोलियम मंत्री है। 8 करोड़ गरीब माताओं के जीवन से मोदी जी ने धुएं को गायब करने का काम किया। कंडे, लकड़ियां, टहनियां जलाकर, धुआं खाकर इसकी आंख की ज्योति चली जाती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे और माता
असमय ही मृत्यु को प्राप्त करती थी, मगर वो गरीब मां के सामने देखने वाला आजादी के 70 साल तक कोई नहीं आया। गरीब घर के बेटे, चाय बेचने वाले के बेटे नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया और आज उनका जीवन अच्छे से गुजर रहा है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने 70 साल की आजादी के बाद कभी बिजली नहीं देखी थी, घर में बिजली नहीं थी, लालटेन जला करती थी, दिए जला करते थे और कभी इसमें डालने के लिए तेल भी नहीं होता था, तो अंधेरे के अंदर जीवन व्यतीत करते थे। वो बच्चे परीक्षा के अंदर हिस्सा भी नहीं ले सकते। नरेंद्र मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना करी और हमने तय कर दिया कि सबके घर में बिजली होगी। 20,000 गांव ऐसे कांग्रेस पार्टी छोड़कर गई थी जहां पर बिजली पहुंची नहीं थी, बिजली का खंभा, बिजली का तार भी नहीं पहुंचा था। वो 20,000 गांवों में बिजली पहुंची, 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंची और धुएं की तरह उनकी झोंपड़ी को अंधेरे से भी मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने। 10 करोड़ घर ऐसे थे जहां हर रोज सुबह माताओं को, बच्चियों को, बहनों को शर्मसार होना पड़ता था। कुदरती क्रिया करने के लिए जाते थे, घर में शौचालय नहीं था, रोड पर बैठना पड़ता था। कितनी शर्म महसूस होती होगी। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को जाना, इसके मां का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और उसका स्वाभिमान भी बिगड़ता है, इसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय बनाकर मोदी जी ने इन लोगों को स्वमान के साथ जीने का नया रास्ता प्रशस्त किया और 10 करोड़ घर की माताएं, बहनें, बच्चियां सम्मान के साथ जी रही है। 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया। जिनके पास घर नहीं था उनको घर दिया और नरेंद्र मोदी सरकार ने 60 करोड़ गरीबों को बैंक अकाउंट दिया, स्वास्थ्य दिया, गैस दिया, बिजली दी, शौचालय दिया, घर भी दे दिया। 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया। पहले योजनाएं बनती थी तो कई प्रधानमंत्री आए, कई चले गए, दिल्ली के दरबार में अनेक बड़े बड़े लोग बैठे, मगर गरीब के घर से आया हुआ व्यक्ति उसने सोचने का स्केल बदल दिया। पहले कहते थे 50,000 लोगों को गैस देंगे, 500 गांवों में बिजली पहुंचाएंगे, 10,000 लोगों के घरों में बिजली पहुंचाएंगे। मोदी जी ने रास्ता बदल दिया। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य देंगे, हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, हर घर में गैस देंगे, हर गांव को हम बिजली से युक्त करेंगे। और इसके साथ साथ मोदी जी ने भारत के गौरव को भी पहले ही टर्म के अंदर आसमान को छूने का काम किया। पहले देश की सीमाओं पर हमले होते थे, लोग आते थे, जवानों का सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली का दरबार चुप रह जाता था, उफ नहीं करता था, इनके माथे पर जू नहीं रेंगती थी। हमारे समय में भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा में हुआ। जैसे ही उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने तनिक मात्र भी देर नहीं की, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दंडित करने का काम किया। और विश्व भर के अंदर एक बात का एहसास करा दिया कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण बच्चों का खेल नहीं है, यहां पर दंड दिया जाता है। पहले कहा जाता था कि अमेरिका और इजराइल दो ही देश अपने जवानों के खून का बदला लेते थे। वो 2 देशों की सूची में मोदी जी ने मेरे और आपके देश महान भारत का नाम जोड़ने का काम कर दिया और भारत के गौरव को ऊंचा उठाने का काम, ढेर सारे काम किए। जीएसटी लाए, आर्थिक सुधार किए, अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाने का काम किया, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया, ढेर सारे काम पहले ही 5 साल के अंदर किए। और इसके परिणाम स्वरूप देश की जनता ने मोदी जी को फिर से एक बार आशीर्वाद दिया और 2019 में पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए। और सरकार में आने के बाद गरीब उत्थान के लिए एक ही काम छूट गया था,
कई गरीबों के घर में शुद्ध पीने का पानी नहीं है। आज भी उड़ीसा जैसे राज्य में 42% से ज्यादा लोगों के पास घर में पाइपलाइन से पानी नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया, जल जीवन मिशन बनाया और संकल्प किया कि 2022 के पहले ये 25 करोड़ घरों के अंदर 25 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाएंगे और इनकी सबकी सब कमी हम। कितना बड़ा फैसला है मित्रों। 25 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर फ्लोराइड युक्त पानी की जगह शुद्ध पीने का पानी पहुंच जाए तो उसके स्वास्थ्य पर का खर्चा 1/10 हो जाए, 1/10 हो जाए। मैं मानता हूं मित्रों, ये विजन, ये साहस और गरीबों प्रत्ये की संवेदना, ये तीनों जब एक व्यक्ति के अंदर होती है तभी जाकर ऐसे फैसले होते थे। जो श्रृंखला उन्होंने बनाई थी देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की, भारत को एक करने की, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से 70 साल से देश की जनता राह देखती थी कि धारा 370 और 35 से कब चले जाए, कब हमारा कश्मीर सच अर्थ में हमारा हो जाए। मगर किसी की हिम्मत नहीं थी धारा 370 और 35 को हटाने की। कई सरकारें 2/3 बहुमतों के साथ आई मगर हिम्मत नहीं करती थी। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने संसद में विधेयक लाकर धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक, और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बच्चे थे तब से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मगर हम कश्मीर को हमारा नहीं देख पाते थे। मोदी जी ने जिस पल धारा 370 और 35 को हटाया, कश्मीर हमेशा के लिए मां भारती के मुकुटमणि बनकर भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का बहुत बड़ा फैसला है मित्रों। और मुझे मालूम है, मेरे विभाग का बिल था, कितना साहस चाहिए इस फैसले पर निर्णय करने का, और वो साहस हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि का विवाद 150 साल से केस चला। करोड़ों लोग न केवल भारत में, दुनिया भर में राह देखते थे कब जहां श्री राम का जन्म हुआ था वहीं उनके सम्मान के अनुरूप एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। कितनी साल कोर्ट केस में चला मगर इसका रास्ता नहीं निकलता था। नरेंद्र मोदी सरकार को दोबारा आपने बहुमत दिया, सटीक तरीके से अपना पक्ष रखा गया, कोर्ट ने फैसला दिया और श्री राम जन्मभूमि का निर्माण के लिए श्री मोदी जी ने ट्रस्ट की रचना कर श्री राम जन्मभूमि के निर्माण का रास्ता प्रशस्त कर दिया और कुछ ही दिनों में आसमान को छूने वाला भव्य श्री राम का मंदिर आज हम देख पाएंगे। मित्रों, देश की करोड़ों मुस्लिम माताएं बहनें अपने अधिकार के लिए सालों से लड़ रही थी कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों, हमारे साथ बराबरी का व्यवहार क्यों नहीं होता। मगर वोट बैंक की लालच और तुष्टीकरण की राजनीति वो ट्रिपल तलाक को कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही राज्यसभा में बहुमत मिला, ट्रिपल तलाक को उखाड़ कर फेंक दिया और करोड़ों मुस्लिम माताओं को न्याय और सम्मान दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। विभाजन हुआ तब से करोड़ों शरणार्थी हमारे पड़ोसी देशों से भारत के अंदर आए। देश का वादा था कि हम आपको सम्मान देंगे, नागरिकता देंगे, बरोबरी का व्यवहार करेंगे। वहां पर तो उनके साथ अन्याय हुआ ही था मगर हमारे देश में भी अन्याय हुआ। 70 साल तक उनको नागरिक बनाने की कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं हुई। वो लटकते रहे, त्रिशंकु की तरह अधर में लटकते रहे। नरेंद्र मोदी सरकार आई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया और वो करोड़ों शरणार्थियों को आज भारत के नागरिक बनने का सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दी। मित्रों, जब चुनाव होता था मैं राहुल बाबा को देखता था, मीडिया भी उनको बहुत दिखाती, तो राहुल बाबा गरज कर बोलते थे, किसानों के ऋण माफ कर दीजिए, किसानों के ऋण माफ कर दीजिए, किसानों के ऋण माफ कर दीजिए। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं ये सारी कांग्रेसी जमात को कि आपने
किसानों का कितना ऋण माफ किया, जरा बताइए। 10 साल में 3.5 करोड़ किसानों का 60,000 करोड़ रुपया, इसका भी हिसाब किताब नहीं है, फिर भी मैं मान लेता हूं 60,000 करोड़ रुपया आपने माफ किया था। नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि लाकर 9.5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 72,000 करोड़ रुपया डालने का, और एक बार नहीं हुआ है, हर साल 6,000 रुपया गरीब किसान के खाते में जाएगा, बड़े किसान के खाते में जाएगा, मझले किसान के खाते में जाएगा। आपने तो सिर्फ 60,000 करोड़ रुपया एक बार किया था, 3.5 करोड़ किसानों का किया था। हम 9.5 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपया देंगे, और ये किसानों को नरेंद्र मोदी जी ने दी हुई बहुत बड़ी सौगात है। मित्रों, दुकानदार, असंगठित क्षेत्र, श्रमिकों को पेंशन की योजना, व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन कर छोटे और मझले व्यापारियों के कल्याण की व्यवस्था करना, और तीनों सेनाओं के बीच में संकलन हो, इसलिए सीडीएस की रचना करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। मित्रों, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आरसेप की नेगोशिएशन की शुरुआत की थी। आरसेप का नेगोशिएशन हुआ, अगर आरसेप पर दस्तखत हो जाता तो इस देश का छोटा व्यापारी, छोटा उद्यमी, छोटा किसान, पशुपालक, मत्स्य उद्योग वाले, माछीमार सब अपना जीवन दुष्कर तरीके से जी पाते, अच्छे से सम्मान से नहीं जी पाते। परंतु नरेंद्र मोदी जी को यह मालूम था कि आरसेप पर सिग्नेचर करने का, आरसेप में शामिल होने का परिणाम क्या हुआ है। उन्होंने आरसेप की मीटिंग के अंदर कहा कि ये देश गांधी का देश है, मैं गरीब किसान, छोटे मजदूर और मेरे मछुआरे भाइयों को दगा नहीं कर सकता, उनके हित की मुझे सोचनी होगी, और इसलिए मेरी आत्मा इस पर सिग्नेचर करने का, इस पर दस्तखत करने का अनुमति नहीं देती है। और हम आरसेप से बाहर हुए, और आज हर छोटा व्यापारी, छोटा एमएसएमई का उद्यमी आज अपने आप को बचा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे बड़े बड़े फैसले मोदी जी ने 5 साल के अंदर लिए। आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में लाने के लिए लगभग 400 नए एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की शुरुआत की, और आदिवासियों के लिए भी ढेर सारे काम किए, दलितों के लिए भी ढेर सारे काम किए, जो मछुआरे हैं इनके लिए अलग डिपार्टमेंट की रचना करने का काम किया, और ढेर सारी सुविधाएं उनके लिए भी करी। ये सरकार 5 साल और 1 साल 6 साल के संपुट के अंदर गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, छोटा व्यापारी, मझला उद्योगपति, छोटा उद्यमी, इस सब के लिए अनेक नए रास्ते खोले हैं, और एक कठिन काल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार इनके बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रही है। मित्रों, मैं कोरोना की भी बात जरूर करना चाहूंगा। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश इसके सामने ध्वस्त होकर पड़े हैं। जब हमारे यहाँ कोरोना पहुंचा, तब मोदी जी ने कोरोना के खिलाफ अजीब प्रकार की लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद कई महामारियां आई, कई कुदरती आपदाएं आई। आमतौर पर देखा गया कि कुदरती आपदाओं और महामारी के खिलाफ सरकारें लड़ा करती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस प्रकार से देश की जनता को साथ में लिया कि सरकार तो लड़ी ही लड़ी, इसके साथ 130 करोड़ की जनता भी मोदी जी के आह्वान पर कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए आज सजग होकर खड़ी हो गई। इसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। सबसे पहले मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा कि किसी एक नेता के आह्वान पर, एक प्रधानमंत्री के आह्वान पर कोई भी पुलिस को कुछ नहीं करना पड़ा। देश के 130 करोड़ लोग अपने घर के अंदर बंद रहे और देश के अंदर जनता कर्फ्यू हो गया। जब भी महामारी के खिलाफ लड़ने के तरीकों का इतिहास लिखा जाएगा, ये जनता कर्फ्यू को सुवर्ण अक्षर से, स्वर्णिम अक्षर से लिखना पड़ेगा, चाहे लिखने कोई भी बैठे। इसके बाद दिया जलाना,
इसके बाद घंटी बजाना, थाली बजाना, कोरोना के योद्धाओं का सम्मान करना। और मित्रों, जब तीनों सेना के जवान कोरोना के वॉरियर्स को पुष्प वर्षा कर कर सम्मान कर रहे थे, जो नर्स बहन है, जो डॉक्टर है, जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, जो पुलिस के जवान है, सबकी आंखों में आंसू मैंने देखे हैं कि देश की तीनों सेना आज हमारे समर्पण भाव का, हमारे सेवा भाव का सम्मान कर रही है। और मित्रों, मैं मानता हूं कि किसी संवेदनशील हृदय से ही इस प्रकार के काम, इस प्रकार से कार्यक्रम निकल सकते हैं। और इसी ने 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और एक राष्ट्र, एक जन, एक मन के मंत्र को साकार करते हुए हम कोरोना के खिलाफ लड़े और आज विश्व की तुलना में हम बहुत अच्छी स्थिति में। प्रवासी मजदूरों का जरूर जिक्र करूंगा मैं कि उड़ीसा से साथ में बात कर रहा हूं। बहुत सारे उड़िया भाई, लगभग 3 लाख से ज्यादा उड़िया भाई अलग अलग क्षेत्रों में से वापिस उड़ीसा पहुंचे। उनको तकलीफ जरूर पहुंची, मैंने भी देखा है इधर से। इसका दुख भी है, हम सबको भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी है, मगर उनकी तकलीफ से ज्यादा उनकी सुरक्षा थी। मोदी जी ने 1 मई को श्रमिक ट्रेन चालू किया। सारे कैंपों से राज्य सरकार की एसटी बसें, सिटी बसें उनको रेलवे स्टेशन पर पहुंचाई। राज्य सरकारों ने इसके रेलवे के भाड़े का खर्चा उठाया। रेलवे ने उनको भोजन और पानी दिया। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उतरे, राज्य सरकार की बसों उनको क्वारंटाइन सेंटर के अंदर ले गई, अपने गांव में ले गई, जिलों में ले गई, उनको वहां खाने पीने की व्यवस्थाएं करी। और वो व्यवस्था के साथ साथ सबने उनको 1-1 हजार रुपया, 2-2 हजार रुपया, उड़ीसा सरकार ने शायद 2 हजार रुपया जो जो निकले वो सभी को दिया है। इसकी चिंता केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से की है। और इसी का परिणाम है कि 1.25 करोड़ लोग अपने घर के अंदर अपने बीवी, बच्चे और बूढ़े माँ बाप के साथ सलामत तरीके से पहुंचे हैं। और आज कुछ वक्रदृष्टा लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो जब सवाल उठाते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, भैया हमारी तो कहीं चूक भी हुई होगी, मगर निष्ठा हमारी बरोबर थी। हमारी गलती हो ही होगी, हम कहीं कम पड़ गए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, मगर आपने क्या किया? कोई स्वीडन में बात करता है अंग्रेजी में देश के कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, कोई अमेरिका में बात करता है। आपने क्या किया? इसका हिसाब तो देश की जनता को दो जरा। मैं हिसाब देने आया हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे ही कोरोना की आफत आई, देश के 60 करोड़ लोगों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज देश की जनता के लिए पहुंचा। आप हमें सवाल पूछते हैं, आप हमें सवाल पूछते हैं कितनी आपत्ति आई? इंटरव्यू के अलावे कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने 1,70,00,000 रुपया लोगों को पहुंचाने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूं ओडिया वासियों, मैं बताना चाहता हूं ओडिशा के कार्यकर्ताओं को, घर घर जाकर ये बात पहुंचाइए। किसान सम्मान निधि 36.5 लाख उड़ीसा के किसानों को 725 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधा इनके बैंक अकाउंट के अंदर आज तक पहुंचाया है। महिला जनधन खाते लगभग 40 लाख गरीब महिलाओं को 593 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगजन, बूढ़े, इस सबको, और विधवा त्यक्ता बहनें, इस सबको 3 करोड़ लोगों को 20 लाख अकाउंट में, मैं सिर्फ उड़ीसा का आंकड़ा बताता हूं, 20 लाख लोगों को 206 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। कंस्ट्रक्शन वर्कर को 418 करोड़ रुपया, 18 करोड़ रुपया पहुंचाया। 28 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना के 3 गैस के सिलेंडर फ्री देने का काम किया। 2 दिए जा चुके हैं। 47 लाख उड़ीसा की महिलाओं को 1100 करोड़ रुपए के गैस के सिलेंडर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। कुल 1.71 लाभार्थियों को 3,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ ओडिशा के गरीबों को पहुंचाया है। और देश भर में 51 करोड़ लोगों को
53,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, पीडीएस के माध्यम से लगभग 1461 करोड़ रुपए का अनाज गरीब लोगों को पहुंचाया है। और पहला उड़ीसा जैसे राज्यों में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, माँ बाप घर में थे, पत्नी घर थी, बच्चे घर थे और पति कहीं सूरत, कहीं मुंबई, कहीं बेंगलुरु काम करता था। उसको महंगे भाव से, महंगे दाम का अनाज लेना पड़ता था। हमने एक व्यक्ति एक रेशन कार्ड, एक देश एक रेशन कार्ड, ये योजना लाकर आज वो अपने हिस्से का अनाज सूरत से उठाएगा, अपने हिस्से का गेहूं, चावल, दलहन सूरत से उठाएगा और परिवार को भी अपने हिस्से का उड़ीसा में मिल पाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी सरकार की। डीएमएफ से उड़ीसा के लिए लगभग 2012 करोड़ रुपया हमने मंजूर किया, जो बुनियादी सुविधाएं बनाने के लिए है। जिले की अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, उनकी दवाइयां ये लाने के लिए खर्च हुआ। एनडीआरएफ से 118 करोड़ रुपया गया। और अभी धर्मेंद्र भाई ने बताया, जब साइक्लोन आया, अम्फान आया, अपनी जान को जोखिम में डालकर नरेंद्र मोदी जी ओडिया वासियों के साथ चट्टान की तरह खड़े दिखे, चट्टान की। और 500 करोड़ रुपया प्राथमिक रूप से, अभी तो एक टीम गई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे क्या आता है, परंतु 500 करोड़ रुपया मोदी जी ने उड़ीसा को पहुंचाने का काम किया। मित्रों, उड़ीसा के अंदर लगभग 210 ट्रेनों से 3 लाख लोगों को पहुंचाने का काम करा। मैं मानता हूं देश की सभी राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया है, केंद्र सरकार ने इनका सहयोग किया है। मोदी जी ने 5-5 बार इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बात करी है, सबका मन जानने का प्रयास किया है, सबके सुझाव लेने का प्रयास किया है और इस सुझावों को एक माला में पिरोकर उड़ीसा हो, बंगाल हो, चाहे केरल हो, इस सुझावों को हमने माला में पिरोकर पक्षा पक्षी से ऊपर उठकर एक कोरोना के खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये 6 साल के अंदर हमने बहुत सारा काम किया है, मगर मैं इतना बताना चाहता हूं कि देश भर में ये 6 साल में मोदी जी ने सबसे ज्यादा काम किया है। मगर उड़िया वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि उड़ीसा के लिए हमने सबसे ज्यादा काम करा है। और मैं आज इस जनसंवाद के माध्यम से उड़ीसा की राजनीतिक दलों को कहने आया हूं कि 70 साल का हिसाब लेकर आ जाइए। मेरे युवा मोर्चे का कार्यकर्ता चर्चा के लिए तैयार है। किसी भी प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के लिए नरेंद्र मोदी जी जितना काम किया हो तो आप हमें बता दीजिए। हमारे पास इसका अकाउंट है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी हमेशा बात करती है उड़ीसा की। जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 79,000 करोड़ रुपया 5 साल के अंदर आपने दिया था 13वें वित्त आयोग के अंदर, 79,000 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 19 के बीच में 79,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,11,510 करोड़ रुपया देने का काम। इसके अलावे केंद्रीय योजनाओं में 1,03,000 करोड़, पेट्रोलियम में 1,37,000 करोड़, खानों की नीलामी से इनके खान के जीवन काल में 71,000 करोड़, कैंपा फंड 5,900 करोड़, जिला खनिज निधि 10,000 करोड़, राज्य एसडीआरएफ के अंदर हमने 4,783 करोड़ दिया। कुल मिलाकर उड़ीसा को जब कांग्रेस सरकार 79,486 करोड़ देती थी, भाजपा सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा को 5 साल के अंदर 5,52,109 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि पश्चिम और पूर्व के बीच में एक विकास की खाई बनी है। भारत माता की दोनों बाजू, चाहे पश्चिम की हो या पूर्व की हो, दोनों एक समान होनी चाहिए। पूर्वी भारत के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। और मोदी जी के शब्द कभी कोरे वादे नहीं होते हैं।
मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये सभी राज्यों के लिए ये 5 साल का काल स्वर्णिम काल रहा है और उड़ीसा के विकास के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों, अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर मोदी जी आए, इसमें भी उड़ीसा को ढेर सारा फायदा होने वाला है। माइक्रो फूड एंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ की योजना है। इसमें गंजाम से केवड़ा, कोरापुट से अदरक और कन्नमाल की हल्दी, ये तीनों शामिल किए गए हैं। 15 लाख से ज्यादा समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरे हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना जो 20,000 करोड़ की है, इसका सबसे बड़ा फायदा उड़ीसा को होने वाला है। 3.91 लाख एमएसएमई है, 3,91,000 एमएसएमई के लिए लगभग 3 लाख करोड़ की लोन का गारंटी भारत सरकार ने लिया है और इसका फायदा भी उड़ीसा को बहुत बड़ा होने वाला है। नाबार्ड के माध्यम से जो आपातकालीन कार्यशील पूंजी दी है, इसका भी फायदा उड़ीसा को बहुत होने वाला है। और मैं आपको बताने चाहता हूं कि 14 से लेकर 20 तक नरेंद्र मोदी सरकार ने उड़ीसा के विकास के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। 451 किलोमीटर लंबा दीघा गोपालपुर तटीय राजमार्ग लगभग 9,000 करोड़ की लागत से, 289 किलोमीटर लंबा खोर्धा रोड बोलंगीर रेल लाइन 3,791 करोड़ के खर्च से, NH 55 के 60 किलोमीटर कटक अंगूर संबलपुर खंड का निर्माण 4500 करोड़ से, भारतमाला परियोजना 68 किलोमीटर लंबा रिंग रोड, 82 किलोमीटर लंबी परादीप हरदासपुर रेल लाइन 2,000 करोड़ के खर्चे से, ISPRL चंदीखोल में 4 MTM रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, प्लास्टिक पार्क परादीप के अंदर भारत के कोयला क्षेत्र के उदारीकरण जो अभी किया है, इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो उड़ीसा को होने वाला है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत पूर्वोदय मिशन में उड़ीसा को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। खोर्धा में पाइका स्मारक जो उड़िया वासियों की स्वतंत्रता का ललक का निशानी है, उड़ीसा संस्कृति का बक्सी जगबंधु जी के साथ जुड़ा हुआ एक गौरव है। 100 करोड़ रुपया धर्मेंद्र जी के डिपार्टमेंट ने पाइका स्मारक के लिए दिया। मित्रों, ये बताता है कि उड़ीसा के गौरव, उड़ीसा की संस्कृति के साथ मोदी जी कितने घुल मिल गए हैं, कितनी समझ है। क्योंकि पाइका स्मारक का सम्मान ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, पाइका के स्वतंत्र संग्राम में जिन्होंने अपने जान की आहुति दी, वो सभी का सम्मान है और बक्सी जगबंधु का सम्मान है। मैं मानता हूं मित्रों, ये समझ शायद इतने साल से कोई प्रधानमंत्री ने समझ के साथ उड़ीसा को देखा तो मोदी सरकार ने देखा है। मित्रों, अभी अभी हमने SDRF के तहत 2193 करोड़ रुपया दिया, चक्रवात फानी के लिए 4,687 करोड़ रुपया लिया, बुलबुल के लिए 500 करोड़ रुपया दिया, अम्फान के लिए 500 करोड़ रुपया दिया और मनरेगा कार्यक्रम के तहत 2014 से 19 के बीच में 7,762 करोड़ दिया, जो कांग्रेस ने 2006 से 14 के बीच में इतना भी नहीं दिया था। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने उड़ीसा के लिए काफी कुछ किया है। मित्रों, अभी अभी किसानों के लिए MSP को बढ़ाया गया। आज एक भी किसान की फसल का MSP इसकी लागत से 50-1.5 गुने से ज्यादा कम नहीं है और ये काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। धान का भी पैसा बढ़ाया गया और उड़ीसा में मैं बताना चाहता हूं कि कुल उत्पाद के 77% धान होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी एक राज्य को हुआ है तो उड़ीसा को हुआ है। मूंग की फसलों में 146 रुपया क्विंटल, उड़द में 300 रुपया क्विंटल और तूर की दाल में 200 रुपया क्विंटल बढ़ाया है। तूर भी दलहन भी लगभग उड़ीसा के अंदर 11% होती है। मित्रों, 812 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के तहत करा और ढेर सारे अंगुल में एल्यूमिनियम पार्क में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपया दिया और CPSE द्वारा पिछले 6 वर्षों में मैंने आगे भी बताया 2,12,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। मित्रों,
यही बताता है कि मोदी जी उड़ीसा के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करने आया हूं। मेरी आपसे अपेक्षा है, मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तब भी उड़ीसा के हर जिले में जाने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। हर जिले में मैं गया हूं। उड़ीसा के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। आज आपको जो वोट मिले हैं वो आपके परिश्रम का ही कारण है कि मोदी जी के जादू को आपने मतों के अंदर परिवर्तित कर भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें लोकसभा के अंदर दिलाई है। मगर हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। मेरे समय में काम अधूरा हुआ है। नड्डा जी के समय में एक काम पूरा करना है, उड़ीसा को भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये पूर्वी राज्य, संस्कार केंद्र भारत का विकसित राज्य होना चाहिए। उड़ीसा का व्यक्ति मजदूरी करने के लिए कहीं और जाए, ऐसी स्थिति न आनी पड़े। भविष्य में कोई प्रधानमंत्री ने श्रमिक ट्रेनें न चलानी पड़े। इस प्रकार के उड़ीसा की रचना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं कि उड़ीसा को, संगठन को मजबूत करिए, पार्टी के विस्तार को आगे ले जाइए और पार्टी के विस्तार के माध्यम से उड़ीसा को भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ बनाना चाहिए। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक आह्वान किया है। ऐसा भारत कि जिसके 130 करोड़ लोग भारतीय चीजों का ही उपयोग करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश की जनता को, उड़ीसा की जनता को अपील करने आया हूं कि आज हम संकल्प कर जाए, जहां तक हो हम भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेंगे। विदेशी चीजों का हम बहिष्कार कर भारत के अर्थतंत्र को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मोदी जी की कल्पना है आत्मविश्वास से जगमगता आत्मनिर्भर भारत बनाने की, और वो कल्पना को हम सब साकार करने के लिए अपना पूरा समय लगा दे। स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करने का हम सब ने आग्रह करना चाहिए। मित्रों, अभी कोरोना का संकट काल है। सब जगह देश में महामारी का प्रकोप है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, संगठन भारतीय जनता पार्टी का प्राण है। संगठन के बगैर भारतीय जनता पार्टी की कल्पना ही नहीं हो सकती। मगर आज भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए सेवा ही संगठन होना चाहिए। देश भर के सभी कोरोना से ग्रसित लोगों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए। यही मेरा आप सबको अनुरोध है। आइए एक साथ मिले, उड़ीसा को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाए और मोदी जी की कल्पना का आत्मविश्वास से जगमग आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। यही आप सबको मेरी शुभकामनाएं भी है और यही आप सबसे मेरी अपेक्षाएं भी है। धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, जय जगन्नाथ। भारत माता की जय। जगन्नाथ। भारत माता की।